नेतन्याहू चुनाव हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं मुमताज भाई। आज एक इंटरव्यू आया था, वहां के जो पुराने प्रधानमंत्री थे, उनका पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जिनका काफी मुखालफत इनसे हो रही थी, बेनेट का। बेनेट ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया था नेतन्याहू के ऊपर कि नेतन्याहू, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, वो हम सारे विपक्षों के लिए ज्यादा खतरा है। वो हम लोगों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस चैन को मिलाइएगा कि नेतन्याहू अपने विपक्ष को देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी जो आपने बातें कही थी वो सब सामने भी आ रही हैं। अभी सईद नकवी साहब का हसन रिजवी साहब ने हवाला दिया कि सईद नकवी साहब ने अभी बयान उनका आया है कि हमास और ईरान जंग जीत चुके हैं। लेकिन मैं हसन रिजवी साहब से बता दूं कि आपने जनरल साहब की अगर इससे पहले 4-5 महीने यानी जंग के बाद ही जो डिबेट हुई उसमें यही जनरल साहब ने बताया था और बाकायदा वजाहत की थी कि जो ऑब्जेक्टिव थे अमेरिका के एक भी पूरे नहीं हुए, ईरान स्ट्रांग हुआ है और क्या क्या सब उनकी तफसील हमास के हवाले से भी दी थी और ईरान के हवाले से वो सब मौजूद है। लेकिन चलिए अब उन्होंने इस बात को और पुख्ता कर दिया जो हमारे जनरल साहब कह रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे रिसर्चर है, चीजों को देखते हैं और उस पर काम करते हैं और फिर बहुत अच्छा तजिया करते हैं। एक खबर भी आ रही है, मैं आपको बता दूं, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, खासतौर से जब मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहा है। यूएस से कैजुअलिटी के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कल जो कैजुअलिटी का आंकड़ा 756 था वो बढ़कर अब 774 हो गया। अब देखिए ये अमेरिका है, यहाँ पे 20-25 यानी के बढ़ने से कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी हो जाती है। जनरल साहब इसको समझते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार पिछले दिनों 60 नए मामले सामने आए हैं। ये आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं फिर चाहूंगा जब नेक्स्ट उसमें आऊंगा जनरल साहब, चाहूंगा कि एक बार और जरूर रुकें, राशिद साहब को सुनेंगे और फिर आपसे यहाँ पे जयदीप साहब का, जनरल साहब कल एक खबर थी कि अफगानिस्तान की कोई एक महिला जिनका नाम भूल रहा हूं अमेरिका में चुनाव जीत गई है, जो पद किसी महिला के इस्तीफा देने के कारण खाली हो गया। और ये समझते हैं कि एक सिलसिला जोरान ममदानी के बाद फिर एक अहमद है वो कामयाब हुए मेंबर पार्लियामेंट। और अब ये खातून तो इस तरह से दरअसल इसको एक चेंज बता रहे हैं कि अमेरिका में बहुत बड़ा चेंज, जो लोग लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं चुनाव में वो हार रहे हैं, जो लोग अवाम के दरमियान है, अवाम के बीच में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत रहे हैं। तो ये एक पैरामीटर, और मैं समझता हूं कि वो सब घूम फिर करके हिंदुस्तान की तरफ भी वो माहौल जो है कहीं ना कहीं आ रहा है, चाहे जेनजी हो, जेन अल्फा हो, जेन बीटा हो, ये सारी चीजें क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब हवा और खबर आने में देर नहीं लगती है। तो बहरहाल राशिद साहब अभी और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अब जो आपने ये कहा कि कल ही जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी चीफ है वो कल ईरान जा रहे हैं, हालांकि ईरान बड़ा मुहतात रहेगा, अभी एक ऐसी खबर आई थी, तो बहरहाल ईरान उस चीज को देखेगा। दूसरा ये कि मक्का पैक्ट वाले में ईरान का जवाब ये आया है कि अभी हम इस पे गौर कर रहे हैं, अभी हम इस पे कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। जाहिर है कि कई तरह की खबरें इसके हवाले से हैं, वो खबर क्या है सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन राशिद साहब, जनरल साहब को आपने सुना, बहुत सारी चीजें अपडेट है, क्या कहेंगे फर्स्ट रिएक्शन? जी मुमताज भाई, जैसे कि जनरल साहब ने कहा था पहले भी और आज भी कहा है कि ईरान के ऊपर अमेरिका अभी हमला करने की कंडीशन में नहीं है। ये बात जनरल साहब ने बिल्कुल सही बताई थी, पहले भी यही बोले थे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका के ऊपर है। और 2 दिन पहले हमने आपसे बात हुई थी, तो अमेरिका $40 ट्रिलियन का कर्जदार है और जिसकी अपने खुद की इकोनॉमी $31.8 ट्रिलियन है। तो जितना उसकी जेब में नहीं, उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्ज है।
और प्लस उसके अलावा जो वहाँ महंगाई है, 1 गैलन मिलता था पेट्रोल वहाँ पर $1 का, आज लोग $4 का ले रहे हैं। यानी वो हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग ₹70 का ले रहे थे, तो हमको 280 का लेना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा प्रेशर है। बड़े शहरों में लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटे शहरों में लोग इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते। तो उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर भी पड़ रहे हैं इस बात को लेकर के कि इस बात को लेकर प्रेशर पड़ रहा है कि हमारा सारा पैसा जो खर्चा हो रहा है इज़राइल के ऊपर, उससे हमको क्या हासिल है? हम इज़राइल की जंग में क्यों कूदे? और हुर्मुज़ बंद होने की वजह से हम लोगों को जो मुसीबत उठानी पड़ रही है, वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की गलती है और डोनाल्ड ट्रंप ही उसके ज़िम्मेदार हैं। तो जो सूरत हाल चल रही है अमेरिका की, उसके जस्ट अपोजिट सूरत हाल चल रही है ईरान की। अमेरिका अब फाइनेंशियल कमजोर होता जा रहा है, ईरान फाइनेंशियल स्ट्रांग होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ईरान अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हो रहा है और अमेरिका फाइनेंशियल कमजोर हो रहा है तो उसी वजह ये जंग है, ये भी नहीं है। जंग की वजह से तो वो कमजोर हुआ है और अमेरिका अपनी पॉलिसी की वजह से भी कमजोर हुआ है। लेकिन ईरान के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई, वहां के ऑयल मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया कि ईरान को एक बहुत बड़ा गैस का जखीरा मिला है, जिसकी अगर निकाली जाए गैस पूरी तो उसकी कीमत 7.3 नियर अबाउट ट्रिलियन डॉलर है। मतलब 7.3 ट्रिलियन डॉलर का गैस का जखीरा ईरान को मिला है, ईरान में। तो ये तो उसके लिए बहुत लकी है। अब सवाल ये होता है कि इनकी चीजें बाहर जाएंगी कैसे? बहुत जखीरा उसके बाद गैस का पहले से भी था, ऑयल क्रूड ऑयल का भी था और बहुत अच्छा ऑयल ईरान का माना जाता है। स्पेशली आपका वो वो पेट्रोल जो आपके प्लेन वगैरह में यूज होता है, हेलीकॉप्टर वगैरह में यूज होता है, वो उस क्वालिटी का पेट्रोल आपका वहां नहीं मिलता वेनेजुएला में, जहां पर इन्होंने कब्जा किया है। वो थोड़ा हैवी होता है, ये लाइट होता है। तो ऑलरेडी सी बात बहुत जखीरे हैं, लेकिन अब इस जखीरों को वो बाहर कैसे भेजेगा, जिस हिसाब से पाबंदी लगाई है। तो एक बात हमने कल भी आपसे कही कि अगर 10 का सामान हमको जहां 7-8 का मिलेगा हम वहां से लेंगे। हम कोई बंदिश, हम कोई कंडीशन नहीं देखेंगे कि आपने आदेश दे दिया हम घबरा गए। और ये और किसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे? अगर दक्षिण कोरियन कह दिया नहीं मेरी मजबूरी है लेना, अगर जापान ने कह दिया मेरी तो इकोनॉमी तबाह हो गई है, हमको तो लेना मजबूरी है, हम महंगा नहीं ले सकते। और वो दूसरी कंट्रीज एशिया की, इंडिया ही आ गया, पाकिस्तान तो ले ही रहा है। अगर उज्बेकिस्तान तो खैर वो नजदीक है रशिया से, उसका ट्रेड मैक्सिमम रशिया से होता है। इधर आप आते हैं तो ताइवान वगैरह है, लंका वगैरह है, आप किसको रोक लेंगे? अगर सब खड़े हो जाएंगे नहीं हम लेंगे। लेकिन मोहसिन रजाई ने एक धमकी दिया है, मोहसिन रजाई ने यह कहा है कि ईरानी अमेरिकन जो मेरे ऊपर इकोनॉमिकल बंदिश लगी है, जो सैंक्शंस लगे हैं मेरे ऊपर, अगर उसमें अमेरिका का साथ किसी भी हमारे पड़ोसी मुल्क ने दिया तो एक भी ऑयल टैंकर हुर्मुज से बाहर नहीं जा सकता। यानी सीधी धमकी दिया है कि अगर तुम हमारे साथ व्यापार बंद करते हो, बहुत सारे व्यापार हैं जो यूएई के साथ चलते हैं, कतर के साथ चलते हैं, आपका सऊदी अरेबिया के साथ भी होता है इनका व्यापार। तो सीधा सीधा बोल दिया है कि अगर आपने अमेरिका के कहने पर ऐसी हरकतें की तो आपका एक भी ऑयल टैंकर यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब आप ये समझिए कि सऊदी अरब को छोड़ करके यूएई से लेकर के उधर सबसे कॉर्नर पड़ता है कुवैत, पहले यूएई पड़ेगा, यूएई के बाद कतर आएगा, कतर के बाद सऊदी अरबिया, बहरैन, कुवैत, वहां तक के लोग
होर्मुज से ही निकलते हैं। जनरल साहब इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो वहां तक की पूरी एक लाइन है, पूरी एक चेन है होर्मुज पे। तो ये लोगों के तेल कहां से निकलेंगे? यूएई की एक पाइपलाइन जाती है वाया सऊदी अरब, लाल सागर निकलती है। दो थी, एक उड़ा दिया इन लोगों ने, ईरान ने। उस पे काम चल रहा है, बहुत लंबा काम है। अब एक ही लाइन है। एक दिन में अगर आप 100 लीटर बेच रहे थे अपना क्रूड ऑयल, तो उस पाइप के थ्रू आप 20 लीटर से ऊपर नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं आपके भी नुकसान है। तो जिस तरीके से इन्होंने घेराबंदी किया है ईरान ने, हमको नहीं लगता है कि इनकी ये नीति जो है बहुत दिन तक चल पाएगी। फिर अभी एक कंडीशन कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे। अभी हल्का सा लूज करेंगे वो। अभी आप देखिएगा, इजराइल का इलेक्शन हो जाता है, नेतन्याहू हार जाते हैं, तो यूरेनियम का मुद्दा खत्म हो जाएगा, होर्मुज खुल जाएगा, सैंक्शंस हट जाएंगे, सब हो जाएगा। और वो अमेरिकन फ्यूल को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए कंडीशन भी रखेगा डोनाल्ड ट्रंप ईरान से। कहेगा कि हमको आप सस्ते दामों पर तेल दे दो। अच्छा, देखिए नेतन्याहू चुनाव हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं मुमताज भाई। आज एक इंटरव्यू आया था, वहां के जो पुराने प्रधानमंत्री थे, उनका, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे जिनका काफी मुखालफत इनसे हो रही थी, बेनेट का। बेनेट ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया था नेतन्याहू के ऊपर कि नेतन्याहू, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, वो हम सारे विपक्षों के लिए ज्यादा खतरा है। वो हम लोगों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस चैन को मिलाइएगा कि नेतन्याहू अपने विपक्ष को देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं करप्शन के, और उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये राष्ट्र के खिलाफ जा रहे हैं। तो एक मर्तबा उनका ये कहना था कि उन्होंने हमको बुलाया, बुलाने के बाद अपने घर पे बिठाया, बिठा करके उन्होंने हमसे बातें की। बातें करते करते उन्होंने कहा कि तुम ज्यादा मत उछलो, मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा मत करो, वरना तुम्हारा हाल भी हम उनके जैसा करेंगे जो वहां के पहले के गृह मंत्री थे, इन्हीं की पार्टी में थे। इनकी वजह से नेतन्याहू उनका खिलाफ बहुत अपोज किया था, तो आखिर में उनको बदनाम किया था, तो उनको आखिर में पार्टी, लिक्विड पार्टी छोड़नी पड़ी थी जो नेतन्याहू की है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, चुनाव भी लड़े थे, कुछ उनके एमपी जीते भी थे, और आज वो नेतन्याहू के पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी सरकार में भी ये हाल है। तो नेतन्याहू बहुत बौखलाए हुए हैं। अभी आप सीरिया का एक न्यूज आज आया कि सीरिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, सॉरी, टर्की ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया में लगा दिए, जिससे नेतन्याहू बहुत बौखलाए हुए हैं कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्यों लगाया, ये अपनी मिलिट्री चहलकदमी क्यों कर रहे हैं सीरिया में, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल ही हमने आपसे कहा था ये बात कि अभी टर्की का और इजराइल का चलता रहेगा ये मैटर। ये सास बहू और साजिश वाला गेम इनका हो रहा है। तो अर्दोगान साहब पूरी कोशिश करेंगे कि नेतन्याहू फिर से आ जाए, चूंकि नेतन्याहू की एक आदत है, इंसान को पहले पैसे का ऑफर देता है, फिर धमकी देता है। अब ऐसे कुछ मिलती जुलती गतिविधियां जो है हमने और भी जगह देखी है कि पहले बिल्कुल। पैसे का ऑफर दिया जाता है, फिर धमकी दी जाती है, और फिर काम भी लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से वहां पर जो हालात बना रहे हैं नेतन्याहू साहब, अपने यहाँ टर्की को सामने खड़ा कर दिया, अमेरिका पीछे हट गया ईरान से। अब ईरान पर वो हमला कर नहीं सकता है। ईरान पे इसराइल हमला करेगा तो हो सकता है मे बी उसको ये बता दिया गया हो कि अमेरिका साथ में खड़ा नहीं होगा, पेंटागन साथ में नहीं खड़ा होगा। तो अब उन्होंने नया अलाई अपना पकड़ लिया है, टर्की। अब टर्की के साथ इनके वाद विवाद चलते रहेंगे, डायलॉग, हॉट डायलॉग चलते रहेंगे, धमकियां बड़ी बड़ी देते जाएंगे। और हो सकता है कि सीरिया जैसी पिच पे दो चार जगहों पर मिसाइल से अटैक भी कर दे, जिससे कि इनको, इनके मुल्क के अंदर पब्लिक का सपोर्ट मिले,
कि देखो टर्की इतना स्ट्रांग है, उससे नेतन्याहू अकेले लड़ रहा है और उसी को बेस बना ले। हमला तो वो करेगा नहीं ईरान पे, इजराइल, क्योंकि इजराइल बिना अमेरिका की हिम्मत ही नहीं कर सकता हमला करने की ईरान में। तो मुमताज बिल्कुल। भाई, अभी अमेरिका खामोश है, अमेरिका बीच का रास्ता निकालना चाह रहा है, लेकिन हमको ये भी लग रहा है कि अमेरिका ये 2 महीने का वेट कर रहा है, किसी तरीके से इसका इलेक्शन निकल जाए सितंबर अक्टूबर का और हम इस ये हारे इससे नजात पाए। जी मुमताज भाई।